नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल 2024 के चुनावी महासमर को लेकर चल रही तैयारी पर है, जिसमें 28 विपक्षी दलों के 5 दर्जन से ज्यादा नेता मुंबई में बैठक करने पहुंच रहे हैं। मुंबई में आज की शाम स्वागत सत्कार के बाद अनौपचारिक बैठकों की मुलाकातों का दौर शुरू करने वाली है। कल बड़ी बैठक और फैसले का दिन है। इंडिया गठबंधन का लोगो कल सामने आ जाएगा, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। संभव है कि 4 बड़े मुद्दे जो एजेंडा में हैं, उन पर भी बात बन जाएगी। तो इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी जाएगी। हालांकि संयोजक के नाम पर अभी तक संशय बरकरार है, लेकिन इन सबके बीच मुंबई में फिर पोस्टरबाजी हुई है। जेडीयू ने नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बताकर पोस्टर लगा दिए हैं, तो एक अनजान पोस्टर शिवसेना कांग्रेस के गठजोड़ के खिलाफ भी लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी पोस्टर पॉलिटिक्स में जुट गई है। इन पोस्टर्स में कभी पीएम मोदी को हॉलीवुड के सुपरमैन किरदार टर्मिनेटर की तरह दिखाया गया है, तो कभी कांग्रेस को मजबूर और मोदी सरकार को मजबूत भारत का प्रतीक बताया गया है। इन्हीं सियासी दांवपेच के बीच ये बड़ा सवाल है कि क्या मुंबई में हो रही इंडिया गठबंधन की सफल बैठक बीजेपी की चिंता बढ़ा देगी, जो दावा किया जा रहा है विपक्ष इंडिया की ओर से। क्या इंडिया गठबंधन के बड़े नेता एकजुटता बनाए रखने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और क्या बिना चेहरे और दावे के इंडिया गठबंधन पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के बड़े चेहरे के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने में कामयाब हो पाएगा? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। एक खेल पोस्टर से पीएम पद पर दावे का है, जिसमें मुंबई में खुलकर नीतीश कुमार के नाम का दावा ठोका गया, तो दूसरा खेल सत्ता के खेमे का है, जिसमें बीजेपी ने पीएम मोदी को टर्मिनेटर करार देते हुए 2024 में वापसी का दावा पोस्टर पर ही ठोक डाला। एक खेल शिवसेना के कांग्रेसीकरण के विरोध में पोस्टर का है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की पीढ़ियों को मजबूर और मोदी सरकार को मजबूत बताने वाले पोस्टर से भी खेल चालू है। पोस्टर्स की कहानी और भी है, लेकिन फिलहाल इंडिया बनाम एनडीए का खेल ये है कि इंडिया एकजुटता दिखा रहा है, बीजेपी उसमें टूट ही टूट तलाश रही है। आप अपनी तरफ देखो, हम हमारा काम कर लेंगे। किसको प्रधानमंत्री करना है, किसको नहीं करना है। प्रधानमंत्री बनने का कम से कम मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने और दिखाने का इन दलों के नेता अपना काम कर ले रहे हैं, उसी से उनको खुशी हो रही होगी। कांग्रेस का ही पीएम कैंडिडेट होना चाहिए, और मैं ये भी कहता हूँ कि इसके लिए राहुल गांधी जी, मैं समझता हूँ, को सबसे योग्य व्यक्ति है। न इनके पास कोई नेता है, न नीति है, न नीयत है। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के विरोध के नाम पर इकट्ठे हो रहे हैं। बीजेपी पहले दिन से पूछ रही है कि इंडिया का नेता कौन होगा, नीति क्या होगी, मुद्दा क्या होगा। इंडिया वाले कह रहे हैं पहले सिर्फ एकजुटता की बात। न सूत न कपास जुलाहो में लट्ठम लट्ठा, न नीति न नियत नेताओं में लट्ठम लट्ठा। आज जीएम मीटिंग का कुल मिलाकर के अगर निष्कर्ष और समरी बनाया जाए। वैसे बीजेपी जिन जुलाहों में लट्ठम लट्ठा की उम्मीद लगाए बैठी है, उसका एक सच ये भी है कि पटना से लेकर बेंगलुरु तक और बेंगलुरु से लेकर मुंबई तक 3 महीने के अंदर विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हो गई। तीनों बैठकों में कुनबा भी बढ़ता गया, दूरियां भी मिटती गईं। आज 28 दल एक साथ एक मंच और एक मुद्दे पर खड़े होने को तैयार हैं, और वो मुद्दा है मोदी सरकार को हटाने का। दूसरी तरफ एकजुटता के मोर्चे पर देखा जाए तो आंकड़े बताते हैं कि 2019 में जिस एनडीए के पास 352 सीटों का दम और 45% वोट शेयर था, उसका 2023 से मुकाबला किया जाए तो अभी एनडीए 335 सीटों की ताकत और 43% वोट शेयर पर दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ 2019 में जो यूपीए सिर्फ 91 सीटों की ताकत और 27% वोट शेयर के साथ खड़ा था, उसे आज की तारीख में देखा जाए तो इंडिया गठबंधन 144 सीटों की ताकत और 37% वोट शेयर के साथ खड़ा है। ये आंकड़े चुनावी नतीजों पर असर डालें या न डालें, लेकिन इंडिया का बढ़ता कुनबा उसका हौसला जरूर बढ़ाता है। यह एक स्वार्थों से भरा हुआ अलायंस है, स्वार्थ सिद्धि के लिए गठबंधन है। यह मजबूरी का गठबंधन है, मजबूती का गठबंधन कदाचित नहीं है। इंडिया के नाम सुनते अभी मोदी जी डर रहे हैं, और ये इंडिया नामक जो गठबंधन, ये मोदी जी की नींद हराम कर दिए हैं। तो संबित पात्रा को मैं ये नसीहत देंगे
कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए नीत की गोली का इंतजाम करे और फिजूलबात बंद करे। वैसे इंडिया गठबंधन को 2024 के चुनाव तक अभी कई चुनौतियों का सामना करना है। पहले तो गठबंधन का ब्लूप्रिंट ही तैयार नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग जैसे पेचीदा मसला सुलझा लेना भी आसान नहीं। मुंबई की मीटिंग में प्लान है कि गठबंधन का लोगो जारी होगा। गठबंधन का ढांचा संरचना कैसी होगी, इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। चुनाव प्रबंधन का दफ्तर कहाँ होगा, कैसे होगा, ये तय किया जाएगा। मुद्दों के लिए रिसर्च विंग बनाई जाएगी। इंडिया गठबंधन के 5 से 10 प्रवक्ता बनेंगे। मीडिया सोशल मीडिया टीम बनेगी। नेशनल एजेंडा तय करने वाली कमेटी बनेगी। साझा चुनावी अभियान के मुद्दे तय होंगे और ज्वाइंट एक्शन शेड्यूल यानी साझा रैली, साझा सभाएं कैसे कहाँ होंगी, ये तय किया जाएगा। ये सब हो जाए तो मुंबई की बैठक बेहद सफल मानी जाएगी और इंडिया गठबंधन की सफलता सत्ता में बैठे दलों की फिक्र जरूर बढ़ाएगी। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने भी अपना प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। खबर है कि बीजेपी अब इंडिया गठबंधन को बेनकाब करने के लिए मिशन शंखनाद शुरू करेगी। 10 करोड़ वोटरों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाएगा। 100 बड़े शहरों में 1 लाख सोशल मीडिया वॉलंटियर से संपर्क किया जाएगा। हर सीट पर 2014 से पहले और बाद में हुए बदलाव के 100 वीडियो डाले जाएंगे। इसके लिए यूपी के 9 शहरों से लेकर बंगाल, मध्य प्रदेश, असम जैसे राज्यों में बैठकें होंगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और मुंबई से मौसमी सिंह, साहिल जोशी और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। तो मुंबई में होने जा रही इंडिया गठबंधन से क्या वो फॉर्मूला तय हो जाएगा जिसके जरिए बीजेपी के एक उम्मीदवार के सामने दूसरा उम्मीदवार विपक्षी दलों का खड़ा किया जाएगा, मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि 14 ऐसे दल हैं विपक्षी इंडिया में जिन्होंने 326 सीटों पर पिछली बार दूसरी पोजीशन 2019 में हासिल की थी और यही कारण है कि उस पर पूरा दम दिखाने की बड़ी तैयारी चल रही है। लेकिन विपक्षी इंडिया की इस बारात का दूल्हा कौन होगा, बार बार बीजेपी की ओर से यह सवाल पूछा जा रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय उपाध्याय जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सराफ साहब, आप आरएलजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक झा, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव झा जी, आप एमएलए हैं और स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही जुड़े हुए हैं मानव जायसवाल जी, जो कि टीएमसी के प्रवक्ता हैं। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि मुंबई में यह बड़ी बैठक होने जा रही है, उत्साह से विपक्षी इंडिया के नेता भरे हुए हैं। उनका यह कहना है कि डर इतनी ज्यादा है बीजेपी के भीतर कि अब नेताओं को नींद की गोली लेकर सोना चाहिए, यह सलाह दी जा रही है उधर से। उनका जोश आई है। प्रेम शुक्ला जी, 24 को लेकर नींद की गोली की सलाह देने वाले अधीर रंजन चौधरी, उनको गठबंधन की बैठक में किसी ने आमंत्रित किया है क्या? नींद की गोली तो उनको खानी पड़ेगी, क्योंकि जिन सुश्री ममता बनर्जी के खिलाफ लंबे अरसे से वो संघर्षरत हैं, वही सुश्री ममता बनर्जी का वहां स्वागत हो रहा है और श्रीमान अधीर रंजन चौधरी को ना तो लोकसभा में बोलने दिया जाता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस के गुट नेता होने के कारण उनको जो है बहस में बोलने का अवसर मिलना चाहिए था। लेकिन आदरणीय अमित शाह जी उनको समय दिलाते हैं, कांग्रेस उनको समय नहीं देती है। और उनको गठबंधन में ना तो वो जो है मुंबई में आमंत्रित होते हैं, ना इसके पहले बेंगलोर में आमंत्रित होते हैं, ना उसके पहले पटना में आमंत्रित होते हैं। ठीक है। तो जो नींद की गोली खाने की सलाह दे रहे हैं, वो कौन सी गोली खाकर सोना चाहते हैं वो तय कर लें। तो नींद की गोलियां खाने की आवश्यकता उनको है कि 2 बैठकों के बाद और तीसरी बैठक के बीच में श्रीमान अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं और कांग्रेस के कुशासन की पोल खोलते हैं। और यहाँ पर जब बैठक होती है दिल्ली में कांग्रेस की, तो वहां से अलका लांबा बयान देती है कि हम जो है पंजाब और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं खड़े होंगे, और पंजाब के नेता और दिल्ली के नेता अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध बातें करते हैं। ठीक है। तो एक तरफ जो है श्रीमान उद्धव ठाकरे हैं जो कल तक जो है पीछे छोड़कर होगा खेला होगा 2024 तो हो गया खेला। अधीर रंजन चौधरी खेला हो चुका। चित्रा जी, अधीर रंजन चौधरी का खेला हो चुका, सीताराम येचुरी का खेला हो चुका। क्योंकि बंगाल में जो लोग कल तक कह रहे थे और जिनकी तानाशाही, जिनके विरुद्ध चुनाव लड़ने के लिए पहले लोगों को आप जो है नामांकन नहीं करने देंगे, नामांकन कर दिया तो प्रचार नहीं करने देंगे, प्रचार कर लिया मतदान नहीं करने देंगे, मतदान हो गया तो मतगणना में नहीं शामिल होंगे और मतगणना में जीत गए तो बंगाल में रहने नहीं देंगे। जिसने इतनी निर्मम तानाशाही की हो, जिसके खिलाफ कोलकाता के हाईकोर्ट में श्रीमान अधीर रंजन चौधरी गए हो, आज उनकी क्या मजबूरी है? उन पर जो है दया के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया जा सकता। मानव जायसवाल जी, पहले इस पर आपकी टिप्पणी हो जाए, उसके बाद संजीव झा जी में आ रही हूँ।
वो कह रहे हैं कि खेला तो हो गया ना, वहां पर आपस में सिर फुटबॉल इतना ज्यादा है विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं में कि खेला तो खुद के भीतर हो रहा है। मानव जायसवाल जी, क्या बिगाड़ पाएंगे फिर ऐसे में? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। चित्रा जी, बहुत सुंदर तरीके से हमारे प्रेम भाई साहब ने बहुत सारे विवरण दिए, बहुत सारे उल्लेख किया। मैं संबित पात्रा जी को भी सुन रहा था, उन्होंने बोला स्वार्थ का गठबंधन है जी, और ये डर का गठबंधन है। तो भैया प्रेम भाई साहब बता दें कि जो 36 पार्टियों के साथ आपने जो गठबंधन किया है, ये स्वार्थ की वजह से हुआ है कि डर की वजह से? 38। क्यों? क्योंकि भाई आप तो 325 38 हो गया, 36-38 एक ही बात है। अब एक बात बताइए, जहां 355 सीटें वाले हैं उनको भी 36-38 लोगों को लेकर चलना पड़ रहा है, ये स्वार्थ वाला ही गठबंधन होगा? क्योंकि डरे तो ये होंगे नहीं, क्योंकि 355 का दम भरते हैं। अब चित्रा जी, मूलत बात यह है कि डर कहाँ है? अब देखिए, इनकी जो गठबंधन है, ये इतने सुचारू गठबंधन वाले लोग हैं। अब इनको दिख रहा है कि भाई जो मूलत्व इतने सारे सीएम एक तरफा हो गए, मैंने सीएम जो है, जो जीती हुई पार्टी है, जो इनकी सरकार है राज्यों में, वो एक साथ है। इनके साथ कितने राज्य के वाले हैं जान ले, नहीं हो पाएगा। मेरा ये सवाल दरअसल इस बात को मानव जायसवाल जी समझना होगा, खेला होबे का नारा देकर, और वहीं दूसरी तरफ जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आएगा तो आप लोगों के लिए दिक्कत होने वाली है। 22 सीटें आपकी पार्टी ने पिछली बार जीती थी, 19 पर वो दूसरे नंबर पर रही थी। तो कांग्रेस पार्टी को ऐसे में कितनी सीटें आप लोग देंगे, ये तो तय करना होगा मुंबई में, और ये इतना आसान होगा नहीं जितना कि आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें जी, हमारे लिए कुछ आसान नहीं है। हम परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सुचारू रूप से जनता के साथ जुड़ते हुए हर पार्टियों के साथ आलिंगन कर रहे हैं। हम डरा के राजनीति और रणनीति करने वाले लोग नहीं है। ठीक है, हमने जो काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात आप देखिए ना, हमारे सारे लोग हमसे गले मिल के हमारे साथ आ रहे हैं। ईडी सीबीआई के डर से आ रहे हैं क्या? और सबसे बड़ी बात जब आप बोलती है जो सीट शेयरिंग की, वो भी पर्याप्त रहेगा सबके लिए, और सबको बकायदा मुकम्मल जगह मिलेगा। यही तो बात है दोस्ती और भाईचारे की। हम दोस्ती और भाईचारा बनाना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और देश लड़ रहा है। वो तो बता रहे हैं ना, सबको मुकम्मल जहां नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मुकम्मल हो जाएगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। तो दिक्कतें आप लोगों के बंगाल से लेकर बिहार तक हर जगह बढ़ने वाली हैं। उनकी बातों पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास। वो कह रहे हैं आपके पास लोग डर के कारण आते हैं प्रेम शुक्ला जी, और वहां पर लोग खुशी में गले मिल रहे हैं और पार्टियों का कुनबा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। डर तो जी, अच्छा, ये प्रेम है कि अधीर रंजन चौधरी के कार्यकर्ताओं की हत्या करना ये मोहब्बत की दुकान है? कांग्रेस और कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार करना ये मोहब्बत की दुकान है? लोगों को बंगाल छोड़कर भाग जाना पड़े ये मोहब्बत की दुकान है? इसमें डर का कोई एलिमेंट नहीं है। अधीर रंजन चौधरी कोलकाता हाईकोर्ट मोहब्बत की दुकान का विस्तार करने गए हैं। वाह भाई, गजब का विस्तार है कि हजारों हजार कार्यकर्ताओं को बंगाल छोड़कर पलायन करना पड़े, और इसको ये मोहब्बत समझ रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या हो, कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं की हत्या हो, और हत्यारों के चरण पखारने पड़े, इसको मजबूरी कहेंगे कि जरूरी कहेंगे? और अधीर रंजन चौधरी का स्वयं का वक्तव्य है दूसरी मीटिंग के बाद कि देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा, जरा चित्रा जी को बोलिए, नहीं बोलेंगे, उपद्रव करना ठीक नहीं है, थोड़ा शांति से, संयम से। देखिए, ये इनकी सबसे बड़ा संकट इनका ये है कि ये अधीर रंजन चौधरी कोलकाता हाईकोर्ट जाते हैं तो इनकी मोहब्बत की दुकान के विस्तार को रोकने के लिए जाते हैं। ये तरीका है। आज सीताराम येचुरी बारंबार कहते हैं कि कम्युनिस्टों की हत्या हो रही है। हत्या से अधिक नृशंस क्या हो सकता है? किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने विरोधियों की हत्या करना, उनका बलात्कार करना, उनके घर जला देना, उनके हाथ पैर काट लेना, ये मोहब्बत है। ठीक है, फिर बाकी लोगों के पास जाएंगे। वहां पर कार्यकर्ताओं की, नेताओं की हत्या हो रही है, क्या वो मोहब्बत की दुकान है? वो सीधा सवाल पूछ रहे हैं आपसे। और पंचायत चुनाव में देखा भी है, 70 का आंकड़ा क्रॉस कर गया था, जो बीजेपी आरोप लगाती है। चित्रा जी, सबसे पहली बात तो मैं इस देश को आपके माध्यम से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यही है भाईचारे का सबसे बड़ा प्रतीक। जहां तक ये बात करते हैं ना, अनर्गल बयानबाजी करते हैं, हजारों लोग घर से बेघर हो गए। अरे भाई, ये हरियाणा नहीं है और ये मणिपुर नहीं है। इनको इनके चश्मे से शायद मणिपुर दिख रहा होगा, बंगाल में समझ लिए होंगे। इनकी कोई गलती नहीं है, कोई बात नहीं। प्रेम भाई साहब, बीजेपी का धुंधला चश्मा पहन के रखिए। जहां तक बात है जमीनी स्तर पे, हमारा जो राज्य में जो कांग्रेस है, राज्य कांग्रेस जो है, जब हम लड़ते हैं तो स्पर्धा करते हैं। तो आप बोलना चाहते हैं स्पर्धा है, रुकिए क्षमता रखिए सुनने की। जब स्पर्धा होती है चित्रा जी, तो स्पर्धा में किसी को ट्रॉफी मिलती है, किसी को नहीं मिलती। इसका मतलब थोड़ी ना कि हम दुश्मन है। और जो आगजनी हो रही है, जहां पे भी लोग मारे गए, हमारे लोग ज्यादा मारे गए हैं।
और यही तो भाजपा कर रही है, ये तो हमको बदनाम भी कर रही है, हमारे लोगों को। अरे तो मानव जायसवाल जी, जब आप खुद ही स्वीकार करेंगे हमारे लोग ज्यादा मारे जा रहे हैं, तो राज्य सरकार का फिर अंकुश नहीं रह गया ना अपराधियों के ऊपर, कि वहां पर लोगों की हत्याएं हो रही हैं खुलेआम, उन हत्याओं को रोकना होगा ना। तो फिर इससे तो आपको ही बैकफुट पर आना होगा अगर वहां पर हत्याएं हो रही हैं तो, और आप इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं। चित्रा जी, अगर अंकुश नहीं हुआ होता तो दूसरा मणिपुर हो गया होता बंगाल। ठीक है, हमने बहुत संघर्ष किया है। इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे, लेकिन अजय उपाध्याय जी आपके पास आते हुए, बीजेपी का ये कहना है कि बीजेपी एनडीए चंद्रयान है और उसका जो मिशन 3 है हैट्रिक लगाने का, वो 2024 में पूरी तरह से कामयाब होगा। सपने देखना जरूरी है और सपना देखना चाहिए, लेकिन पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह घबराए हुए हैं लोग, भाजपा के लोग। ईडी, सीबीआई और आईटी भी अब इनका फेल हो गया है इंडिया गठबंधन के इस मजबूती को लेकर के। कहीं ना कहीं प्रयास इन्होंने किया और ईमानदार प्रयास इनका था इनके ईडी सीबीआई के द्वारा कि किसी तरह इस गठबंधन को तोड़ दिया जाए। लेकिन सच्चाई सबको पता है, अजीत दादा के लिए जितना प्रेम दिखाया इन्होंने पूरा देश देखा, छाती पीट पीट के दिखा रहे थे। भ्रष्टाचारियों के लिए प्रेम जितना दिखाना है दिखा लीजिए, लेकिन ईमानदारी से जो इंडिया गठबंधन है उसका ध्येय क्लियर है। भारत के संविधान की रक्षा कैसे होगी, लोकतंत्र की रक्षा कैसे होगी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे जिंदा रहेगा इस देश में, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं जो भारत की आत्मा है। आप सिर्फ अडानी जी की आत्मा को बचाने के लिए अपनी आत्मा को आप लोगों ने बेच दिया है। आज भी वो खुलासा हुआ है, पूरा देश देख रहा है। अपने मित्र को बचाना आपका उद्देश्य रह गया है, देश को बचाना आपका उद्देश्य नहीं है। हम जन मुद्दों पर बहस चाहते हैं, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आय की असमानता पर। आप जो है सिर्फ चाहते हैं चीतों पर डिबेट हो, कुछ पाखंड मीडिया के माध्यम से। चीतों की जब मौत होती है तो उसकी चिंता आपको नहीं होती। हम चाह रहे हैं इस देश में लोगों में नफरत नहीं फैले। अजय उपाध्याय कहाँ की बातें कहाँ लेकर आते हैं, मीडिया को भी कोसेंगे। पूरा देश बड़ा दिल्चस्प है, मीडिया कैमरे के सामने बैठकर किसी भी मीडिया को, वो उसी मीडिया पर बैठेंगे, उसी मीडिया को कोसेंगे। राहुल गांधी फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, जल्दी से अपनी बात को पूरी कीजिए, आपके नेता आ चुके हैं। ठीक है, हाँ, आवाज अगर हम सुन पाए। वहां पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जुड़ेगा भारत। अब जैसा कि पीछे देख रहे हैं, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चली और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे हैं राहुल गांधी इस वक्त। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में और हमारे मीडिया में भी बड़े खुलासे हुए हैं ये मोदानी घोटाले को लेकर। इसके बारे में राहुल जी कुछ 1 साल से लगातार सवाल उठा रहे हैं। इन्होंने लोकसभा में भी एक भाषण दिया था, उसकी कीमत, अरे भाई थोड़ा चुप हो जाइए प्लीज, उसकी कीमत उनको भरपूर तरीके से चुकानी पड़ी। और आज जो खुलासे हुए हैं वो बिल्कुल साबित हो गया है कि जो सवाल राहुल जी कर रहे थे, जो सवाल कांग्रेस पार्टी ने 100 सवाल प्रधानमंत्री से पूछे हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला में, वो बिल्कुल साबित हो गए हैं। और आज के खुलासे के बारे में और जानकारी और अपनी टिप्पणियां राहुल जी अभी देंगे। राहुल जी। थैंक यू जयराम जी। I'd like to welcome all of you here. I believe there was some confusion about the timing, so I apologize for that. I'm sorry you had to wait. Of course, the flavor, current flavor is the G20, and the G20 is about India's position in the world. And what is very important for a country like India is that there is a level playing field and transparency in our economic environment and with regards to the businesses that operate in our country. This morning, 2 prominent global financial newspapers have raised a very important question. So that's the Financial Times, and you can see right on top, Adani Group, hidden investors and a secret paper trail.
Here is another one. The Guardian. Modi-linked Adani family secretly invested in own shares, documents suggest. And the third one, a wealthy Indian family with links to Modi invested in own shares. Now, these are not any random newspapers. These are newspapers that affect investment in India. They affect the perception of our country in the rest of the world. Now, there are a few questions that they are asking. These newspapers are asking. First of all, they are stating clearly that over $1 billion of money went from India, was circulated in different places, and then came back to India. This is, according to them, clearly proved with documentation that they have. Right? So the question, first question arises, whose money is this? ये किसका पैसा है? ये अदानी जी का पैसा है या ये किसी और का पैसा है? So that is the first question. Second question, the mastermind behind this is a gentleman called Vinod Adani. He is the brother of Mr. Gautam Adani, and there are two other people who are involved in this round tripping of money. One is a gentleman called Nasser Ali Shaban Ali, and another is a Chinese gentleman called Chang Chung Ling. So the second question arises, why are these two foreign nationals being allowed to play with the valuation of one of the companies that controls almost all of Indian infrastructure? Who are these people? And why are they being allowed to do this? And what is the role of the brother of Mr. Adani in all this? The final point, which is a very interesting point, is that there was an investigation, evidence was given to SEBI, and SEBI gave a clean chit to Mr. Adani. And it's very interesting to note that the gentleman, the same gentleman who gave a clean chit to Mr. Adani, is today a director in NDTV. So it is very clear that there is something very wrong here. Now, we are trying to show the world that we are a transparent economy. We are trying to show the world and our businesses that India has a level playing field. The question, of course, is why is this one gentleman who is close to the Prime Minister of India allowed to move $1 billion to pump up his share price, to use that money to capture Indian assets, airports, ports? Why is there no investigation taking place? It's very important that the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, clears his name and categorically explains what is going on. At the very least, a JPC should be allowed and a thorough investigation should take place. I don't understand why the Prime Minister is not forcing an investigation. Why is he quiet? Why doesn't he say that he is going to make sure that this issue is investigated and the people who are responsible are put behind bars? So this is raising a very serious question on the Indian Prime Minister just before leaders of the G20 are coming here, are going to be our guests, and they're going to be asking the question, what is this special company? This company that is owned by a gentleman close to the Prime Minister, why is it that in an economy like India, this gentleman is being given a free ride? They're going to ask this question, and I think it's very important that this matter is made clear before they arrive.
देखिए, G20 का समय है, अलग अलग देशों से यहां लीडर्स आ रहे हैं, और आज सुबह एक बहुत गंभीर मामला उठाया गया है। 2 फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में, दुनिया के जो मशहूर फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स हैं, ये गार्डियन न्यूज़पेपर है, इसमें साफ लिखा है जो मोदी लिंक्ड अदानी फैमिली सीक्रेटली इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स, डॉक्यूमेंट सजेस्ट। मतलब एक परिवार जो मोदी जी के बहुत करीब है, उसने अपने शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट किया शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करने के लिए। दूसरा, यहां फाइनेंशियल टाइम्स अखबार है, इसमें लिखा है हिडन इन्वेस्टर्स एंड अ सीक्रेट पेपर ट्रेल। और ये गार्डियन की अंदर का पेज है, वेल्थी इंडियन फैमिली विद लिंक्स टू मोदी इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स। मतलब $1 बिलियन हिंदुस्तान से अदानी जी की कंपनी के नेटवर्क के थ्रू अलग अलग देशों में गया और फिर वापस आया, और उस पैसे से अदानी जी ने, जो उनकी शेयर प्राइस थी, उसको बढ़ाया, इन्फ्लेट किया, और उस फायदे से हिंदुस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अदानी जी एयरपोर्ट्स खरीद रहे हैं, पोर्ट्स खरीद रहे हैं, अभी यहां धारावी में शायद उनको बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब जो हिंदुस्तान के जो एसेट्स हैं, जो पूंजी हैं, जो अदानी जी खरीद रहे हैं, वो इस पैसे से शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करके खरीद रहे हैं। तो ये सवाल इन्होंने उठाया है, और उन्होंने कहा है कि उनके पास सबूत है, पेपर ट्रेल है, इंटरनल ईमेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है, ये जो पैसा यूज किया जा रहा है, ये किसका है? ये अदानी जी का है या ये किसी और का है? और अगर किसी और का है तो वो किसका है? ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि इस काम को करने के लिए मास्टरमाइंड विनोद अदानी जी हैं, जो उनके भाई हैं, गौतम अदानी जी के भाई हैं, मगर उनके साथ उनके 2 बिजनेस पार्टनर और हैं। एक का नाम नासिर अली शबान अली, और दूसरा चैंग चुंग लिंग चाइना का है। तो दूसरा सवाल यह उठता है कि जब अदानी जी हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदे जा रहे हैं, तो ये जो चाइनीज नेशनल है, ये इसमें कैसे इन्वॉल्व है? इसका क्या रोल है? इसने क्या किया? ये साबित होना चाहिए। ये दूसरा सवाल। और ये जो फॉरेन नेशनल्स हैं, ये हिंदुस्तान की शेयर मार्केट को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अदानी जी डिफेंस में काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, एयरपोर्ट्स पोर्ट्स में काम करते हैं। तो ये जो 2 फॉरेन नेशनल्स हैं, खासतौर ये जो चाइनीज आदमी है चैंग चुंग लिंग, इसका क्या रोल है? ये दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, जो सेबी का इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जिसने क्लीन चिट दी, जिस व्यक्ति ने इन्वेस्टिगेशन किया और जिसने क्लीन चिट दी, आज वो अदानी जी का जो चैनल है एनडीटीवी, उसका डायरेक्टर है। तो मतलब ये एक नेटवर्क है। इसमें आपको इंस्टीट्यूशनल कैप्चर दिख रहा है, सेबी का चेयरमैन क्लीन चिट देता है और उसके एकदम बाद अदानी जी की कंपनी में डायरेक्टर बन जाता है। इंटरनेशनल मामला है, स्टॉक मार्केट को इन्फ्लेट किया जा रहा है और उस इन्फ्लेट करने के बाद उससे हिंदुस्तान के एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, इसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं?
शांत क्यों है? यहां पे फॉरेन न्यूज़पेपर ने साफ कहा है, वेल्थी इंडियन फैमिली विद लिंक्स टू मोदी। मतलब अखबार कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का अदानी जी का रिश्ता है। सवाल उठता है क्या रिश्ता है? और ये जो एजेंसीज हैं, सीबीआई है, ईडी है, ये अदानी जी पर रिसर्च क्यों नहीं कर रही हैं? ये अदानी जी को इंटेरोगेट क्यों नहीं कर रही हैं? ये सवाल उठता है। हिंदुस्तान का रेप्यूटेशन लाइन पे है। G20 हो रहा है, हम कहते हैं कि यहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड है, हिंदुस्तान ट्रांसपेरेंट है, यहां पे भ्रष्टाचार नहीं है। और उन सबके सामने जब वो यहां आ रहे हैं, उनके सामने ये उदाहरण है। $1 बिलियन यहां से जा रहा है, स्टॉक प्राइस इन्फ्लेट की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। जिसने इन्वेस्टिगेशन किया उसको अदानी जी ने मतलब अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। तो ये हिंदुस्तान की इमेज को डैमेज कर रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री को एकदम एक्शन लेना चाहिए और कहना चाहिए कि हां, हम जेपीसी लागू करेंगे, जेपीसी इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन होगा अदानी जी का। थैंक यू। एक चिल्लाइए मत प्लीज, चिल्लाइए मत, मैं आऊंगा। चिल्लाइए मत। संजीव, मैंने संजीव को बुलाया, प्लीज आपका टर्न आएगा, आप इंतजार कीजिए। I mean, what is amazing to me is that the gentleman who has done the investigation, right, he is today an employee of Mr. Adani. What does that tell you about the nature of investigation that the gentleman did? Right? So, it is pretty clear that no investigation took place, and the only reason no investigation took place is because the Prime Minister didn't want an investigation to take place. Mr. Adani cannot stop an investigation. The Prime Minister can. With regards to the India alliance, this is a national issue. This is not an issue of any one party. This is a national issue. This is an issue that affects India's reputation, right? Especially because now there is the G20 taking place, and India's reputation and the Prime Minister's reputation is on the line. There are 20 guests coming, and right in front of them, two of the biggest financial dailies in the world have said that the Prime Minister is involved with Mr. Adani. एक सवाल नहीं, इशू एक ही है। इशू ये है कि आज हिंदुस्तान में कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अदानी जी हैं, वो हिंदुस्तान के कोई भी एसेट को खरीद सकते हैं, चाहे वो धारावी हो, मुंबई एयरपोर्ट हो, सीमेंट कंपनी हो, डिफेंस कंपनी हो। मैंने अपने भाषण में कहा था प्रधानमंत्री फॉरेन टूर पे जाते हैं, अदानी जी उनके साथ जाते थे, उसके एकदम बाद उनको अदानी जी को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं। तो सवाल लेवल प्लेइंग फील्ड का है। सिर्फ एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री इस प्रकार से क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और एक व्यक्ति हिंदुस्तान के सब एसेट खरीद रहा है,
और क्लियरली उस व्यक्ति ने कुछ गलत तो किया है। $1 बिलियन यहां से गए हैं, किसका पैसा है प्रधानमंत्री को पता लगाना चाहिए किसका है, और देश को ये पता चलना चाहिए है किसका पैसा। थैंक यू ब्रदर। नहीं, देखिए, हमने ये रेज किया है क्योंकि यहां पे G20 हो रहा है और हिंदुस्तान की रेप्यूटेशन की बात है, ठीक है। और ये बिल्कुल क्लैरिटी से बोला है इन्होंने। ये कह रहे हैं कि इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके पास ईमेल्स हैं, $1 बिलियन यहां से गया है और वापस आया है, उसके माध्यम से शेयर प्राइस बढ़ाई गई है और उस शेयर प्राइस के बढ़ाने से हिंदुस्तान के एसेट्स खरीदे गए। तो मैं तो इसको रोज उठा रहा हूं, जब भी चांस मिलता है मैं इसको उठाता हूं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। ताबड़तोड़ बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल पूछते हुए और जेपीसी जांच की मांग करते हुए। दंगल में तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी, राहुल गांधी ने सिलसिलेवार तरीके से विदेशी अखबारों का हवाला देकर ये जो आरोप लगाए हैं उस पर क्या है आपका जवाब? प्रेम शुक्ला जी, सेबी में जिसने जांच की वो अडानी की कंपनी में है, इस तरह के आरोप उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं। अडानी मामले में बीजेपी पीएम क्या छिपा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी को दिखाइए टीवी स्क्रीन पर प्लीज। प्रेम शुक्ला जी। जी देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा जो 400 BC के मामले में बेल पर है, जिसकी बहन जो है एक इंडस्ट्रियल बैंकर से एक्सटोर्शन करने के मामले में FATF तक में इसका जिक्र हुआ है, और जो जॉर्ज सोरोस के इशारे पर भारत को बदनाम करने वाली शक्तियों की सुपारी बजाता है, वो इस तरह की बातें करेगा ही करेगा। भारत G20 को होस्ट कर रहा है, वो भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में कर रहा है, तो रोम पुत्र को तो अत्यंत पीड़ा हो रही होगी ना। उनको ये लग रहा होगा भाई हमारा इटली जो नहीं कर पा रहा है, ब्रिटेन जो नहीं कर पा रहा है, वो स्थिति भारत की हो गई है। भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, हमने इतने दिनों तक 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाए रखा था। तो उनकी पीड़ा हम समझ सकते हैं, जिन्होंने कोयले में दलाली की, 2G में दलाली खाई, पनडुब्बी में दलाली खाई, बोफोर्स में दलाली खाई, 20 लाख करोड़ रुपए की दलाली खाने वाले इस बात को लेकर परेशान है कितनी पारदर्शी सरकार कैसे चल रही है, भ्रष्टाचार कैसे नहीं हो रहा है। तो घोटालेबाज राहुल गांधी 400 BC के मामले में जमानत पर रिहा राहुल गांधी, जिनकी माताजी 400 BC केस में हैं, जिनके बहनोई 400 BC की केस में हैं, जिनकी पार्टी के तमाम लोग 400 BC केस में हैं, ऐसे 420 लोग एक्सटोर्शन नहीं कर पा रहे इंडस्ट्री से, तो उनकी पीड़ा है। अजय उपाध्याय जी वो कह रहे हैं कि G20 का मोदी प्रधानमंत्री है, भारत की अध्यक्षता है, तो ये सारी चीजें पच नहीं रही हैं आप लोगों को, इस वजह से बदनाम करने की ये कोशिश। देखिए न कैसे दुखती रग पर कहीं न कहीं हाथ रखा गया है, पूरा स्पष्ट हो गया। भाजपा के प्रवक्ता लग ही नहीं रहे कि भाजपा के प्रवक्ता है। इतना तो अडानी का प्रवक्ता को भी दर्द नहीं होता जितना हमारे भाजपाई साथी को हो रहा है। अडानी शब्द पर एक बात कोई चर्चा नहीं हुई, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है देश में। बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं बोलिए। आप संस्कारी प्रवक्ता हैं, भाषा आपकी बड़ी संस्कारवादी है, पूरा देश देख रहा है कितने संस्कार के परिचय दे रहे हैं। बीच में नहीं बोलिए, आप बड़े संस्कारी, बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाना है जल्दी। जिस तरह से पूरा देश देख रहा है अडानी के इस फ्रॉड को, और मोदी जी के मित्र और उनके भाजपाई मित्र का देखिए किस तरह से दर्द छलक के आ रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। राहुल जी पर जितना करना है बोल लीजिएगा, अडानी पर तो 2 शब्द बोलिए। इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, विश्व में हमारे भारत के पैसे को लेकर के हमारे स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया। ठीक है, जल्दी बाकी मेहमानों का भी बहुत देर से एक भी टिप्पणी नहीं ले पाई। संजीव झा जी, राहुल गांधी के आरोपों पर, ठीक है, एक शब्द नहीं आ रही, संजीव झा जी, शर्म नहीं आती आप लोगों को? ठीक है, शर्म कीजिए कम से कम। संजीव झा जी। देखिए, मुझे लगता है कि बड़ा आश्चर्य होता है जब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन अडानी का स्पोक्स पर्सन बन जाता है। मुझे लगता है जितनी सनसनीखेज खुलासे आज हो रहे हैं और लगातार ये OCCRP के लोगों ने जो खुलासे किए हैं, क्या ये खतरनाक नहीं है? मुझे याद है G20 की बैठक अभी इंडिया में होने वाली है, 2014 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। प्रधानमंत्री नए प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि सेल कंपनी ये ओवरसीज में जो पैसे लगा रहे हैं उससे मुझे विश्व के लोगों का आप सबका साथ चाहिए। अब 2023 में दिल्ली में बैठक हो रही, क्या कहेंगे आपके दोस्त उस सेल कंपनीज को बनाने में शामिल हैं? हजारों करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग वहां से किया जा रहा है।
तो मुझे लगता है कि अदानी को पूरे भारतीय जनता पार्टी क्यों छुपाने की कोशिश कर रही है मुझे नहीं पता। इसका मतलब कुछ घालमेल क्या सरकार से, कुछ रिश्ते तो प्रधानमंत्री से हैं कि बात जब अदानी की नब्ज दबाई जाती है तो दर्द भारतीय जनता पार्टी को हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हो जाता है। क्या उलूल जुलूल लॉजिक दे रहे हैं कि हम तीसरी इकोनॉमी हो गए? अरे देश को लूट खाया आप लोगों ने। देखिए मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री या पूरी पार्टी जिस अहंकार में है, मुझे लगता है कि उसके इस अहंकार से देश का खतरा है। देश की महंगाई, देश के रोजगार पे कोई सवाल नहीं, भ्रष्टाचार पे कोई सवाल नहीं, ईडी सीबीआई कोई सवाल नहीं। एक मैं आज सनसनीखेज बातें बताऊं मैं चित्रा जी, आज ही इन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 में अनुच्छेद 72 में ये कह रहे हैं कि अब राष्ट्रपति के आदेश की जुडिशियल रिव्यू नहीं होगी, कानूनी समीक्षा नहीं होगी। समझिए देश को एक तरफ संविधान से, हम चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे प्रधानमंत्री, सब कानून से बंधे हुए हैं। तो क्या आप संविधान से ऊपर किसी व्यक्ति को बैठाना चाहते हैं? क्या मनसा है आपको? क्यों राष्ट्रपति मजबूत करना चाहते हैं? इसका मतलब है कि आप डर गए हैं, आपको लग रहा है कि सत्ता अगर हमारे हाथ से गया तो राष्ट्रपति के जरिए हम फिर इस देश के संविधान को, जनतंत्र को हम खत्म कर देंगे। बड़ा खतरनाक है। तो आज इंडिया का जो आज बैठक हो रही है, देखिए इस बैठक से कई सारे उपलब्धि भी हालांकि इसलिए हुई है कि वर्षों से एनडीए के घटक दलों को कभी कोई पूछा नहीं गया। दूसरी बैठक हुई, एनडीए घटक दलों को बुलाया गया। तीसरी बैठक जब हुई तो कम से कम 200 रुपए गैस सस्ता हुआ और देशवासी को तमाम मुद्दों पर यहाँ पर बीजेपी को घेरा जा रहा है। इन सब के बीच खबर सामने आई है, देखिए पिछले वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही का जो आंकड़ा था उससे इस बार जो विकास दर है वो बढ़कर 7.8% हो गई है। अब इन तमाम बातों को लेकर तो बीजेपी आगे बढ़ेगी, लेकिन संजय सराफ जी इसके पहले आपकी टिप्पणी हो जाए, ये जो आरोप राहुल गांधी की ओर से लगाए गए हैं। आप देखिए ना चित्रा जी, आप आरोप देखिए लगा कौन रहा है? आरोप वो लगा रहा है जो खुद बेल पर है, और भ्रष्टाचारी लोग जिनके 2-2 नेता जेल में हैं वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। जब कोविड के टाइम में पूरा देश, ऑनरेबल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश में कोशिश की जा रही थी लोगों को बचाने की, ये 1+1 एक के साथ एक फ्री दारू की बोतलें देते थे। और बाकी रही बात जीतेगा तो भारत, और भारत हमारे साथ है, ये लोग इंडिया नहीं है। ये I-N-D-A-I है, ये कोई इंडिया नहीं है। जो इंडिया है जीतेगा हमारा भारत। भारत का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। इनको देखिए, जब बिहार में इनकी मीटिंग होती है तो वहां पर नीतीश बाबू बन जाते हैं कन्वीनियर। अब जब उसके बाद में बेंगलोर में होती है तो वो खड़गे जी कन्वीनियर बनते हैं। अब महाराष्ट्र में है तो कल से महाराष्ट्र वाले लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमारा कौन बनेगा? प्रधानमंत्री आप ठाकरे जी बनेंगे। अरे है कहां पर ये? अभी तक कंसेंसस इनका नहीं हो रहा है, न कोई फ्लैग पर कंसेंसस हो रहा है, न कोई सिंबल पर कंसेंसस हो रहा है, न कोई सीट शेयरिंग पर कंसेंसस हो रहा है। वेस्ट बंगाल में ममता दीदी किसी को साथ में लेने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये जो कह रहे हैं हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं, एक परिवार के 5-5 लोग। ठीक है, आरजेडी के पास 1 सीट है बिहार में लोकसभा की, और पूरा परिवार वहां पर आज बैठा है। ठीक है, अब मैं आ जाती हूं अभिषेक झा जी आपके पास, क्योंकि एक बड़ा आंकड़ा भी हम दिखा रहे हैं। अब जो हमने देखा है विकास दर का, हालांकि उसके पहले राहुल गांधी के गंभीर आरोप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात कही, लेकिन बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि इस वक्त विपक्षी इंडिया में म्यूजिकल चेयर का खेल चल रहा है। और उसी के तहत आज मुंबई से एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बड़े बड़े पोस्टर्स जेडीयू की ओर से लगाए गए हैं। हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को। क्या है ये? नीतीश जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और पोस्टर के जरिए दबाव बनाया जा रहा है विपक्षी दलों पर। देखिए भाजपा के लिए भाजपा के लिए अब चित्रा जी हम ये कहना चाहेंगे कि औरों के ख्यालातों की भी लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। आज देश के सामने राहुल गांधी जी ने, या ऐसे भी जो मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई हैं उसके माध्यम से देश के सामने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि आखिर ये क्या आर्थिक घोटाला लगातार देश देख रहा है, देश का पैसा कहां जा रहा है, कौन लोग हैं जो इस तरह की चीजों में शामिल हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को, या उनकी सरकार अपने आप को देश के लोगों के प्रति जवाबदेह मानती तो ऐसे आरोपों पर जवाब दे रही होती, लेकिन नहीं देंगे। चलिए ये तो उनकी नीति बन चुकी है। और रहा सवाल पोस्टर्स की चर्चा आप कर, जेडीयू ने लगाया, नीतीश कुमार जी सूत्रधार हैं, उम्मीदवार नहीं है, ये बातें हम लोगों ने कई बार कही है। तो जेडीयू के नेता क्यों बहुत स्वाभाविक हैं? सी बात होती है, देश मांगे नीतीश कुमार। जब भी कभी हमारे नेता किसी भी प्रदेश में, नहीं इसमें बहुत स्वाभाविक सी बात है चित्रा जी, जब भी किसी प्रदेश में हमारे नेता जाते हैं तो वहां की जो हमारी इकाई होती है या वहां जो लोग इनको चाहने वाले होते हैं
वो नीतीश कुमार जी के लिए ये चीजें करते हैं या अन्य दलों की भी तस्वीरें अगर आप देखेंगे, उनके पोस्टर्स को भी आप देखेंगे, तो हर दल के कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके नेता सर्वोच्च पद तक जाएं। इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन पार्टी की आधिकारिक लाइन क्या है? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट की, हम लोगों ने स्पष्ट की, खुद नीतीश कुमार जी ने कई बार कहा है कि उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी सूत्रधार हैं, उम्मीदवार नहीं है, उनकी कोई रुचि किसी भी पद में नहीं है। प्राथमिकता है विपक्षी एकजुटता, जो तस्वीरें लगातार हमको दिख रही हैं, और यही तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के कुनबे को लगातार बेचैन कर रही हैं। तभी तो वो दूसरे के ख्यालातों की तलाशी लेने में लगे हैं और अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखते हैं कि जिस तरह की चीजें सरकार के नाक के नीचे या सरकार के संरक्षण में लगातार देश में हो रही हैं, वो आखिर हैं क्या। तो इन बातों पर तो हम सवाल उठाएंगे ही ना। इसलिए तो हमारा ये गठबंधन बना है कि देश के बुनियादी मुद्दों पर हम आगे बढ़े, चुनाव लड़े और भारत के लोगों के एक लाइन बस, चौकीदार चोर है का नारा 2019 में भी लगा था। पूरा देश देख लेकिन रहा है। उसके बावजूद उनकी सीटें भी बढ़ गई, वोट शेयर बढ़ गया। नहीं, तो वोट बहुत शेयर ज्यादा दम दिखाना पड़ेगा। वोट शेयर बढ़ना अलग बात है, लेकिन एक व्यक्ति एक मित्र को पूरे देश दे देना अलग बात बढ़ने का मतलब, सीटें बढ़ने का मतलब है कि जनता का विश्वास है। नहीं, जनता का विश्वास का ये गलत फायदा उठाइएगा कि एक व्यक्ति को, अपने मित्र को सारी संपत्ति दे दीजिएगा, रेल सेल भेल सब बेच दीजिएगा, उसी को दे दीजिएगा, और वो जो चोरी करे उसके यहाँ ईडी सीबीआई का एक चपरासी तक नहीं जाएगा। ठीक है, ये कैसा न्याय है इस देश के साथ? वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। माफी के साथ आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब अडानी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और विपक्षी इंडिया कहां तक जाता है, इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन यकीनन जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, विपक्षी दल के तमाम लोग मुंबई में बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। अब उनकी जो बैठक होगी उसके जरिए क्या निकल कर आता है सामने, और क्या कोई चेहरा भी तय हो पाएगा, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। दंगल में इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।